नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एसके पर। आज के जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके पहले जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो जैसा कि चैप्टर आपको चल रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन, तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो लाभदायक है ही, बोर्ड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन बनते हैं उस तरह का मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ जो बच्चे हैं कि हाई स्कूल वाले बच्चे जो हैं उसके लिए तो बेनिफिट है ही, ठीक है। तो इससे पहले जो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाया हूँ वह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जाकर वहाँ देखिए इसको। तो जो पहला आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया था इसमें, तो आपको यानी 4.1 का, तो उसमें आपको बताया गया था कि कुछ सूत्र बताया गया था और उसके बाद कि द्विघात समीकरण कैसे आप पहचानेंगे। यानी कोई इक्वेशन दिया है, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन कोई दिया है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पर द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो मैं उसमें आपको बताया हूँ। उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो है इसमें कि जो द्विघात समीकरण होता है उसको मूल ज्ञात करेंगे किस विधि से, गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड की सहायता से हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसका, द्विघात समीकरण का, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से, उसको मैं बताया हूँ। उसके बाद अगला जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको बताया गया है कि किस विधि के द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कोई आप क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दिया है उसको आप पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे और पूर्ण वर्ग बनाकर किसी समीकरण को कैसे उसके मूल को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। जो आप जाकर वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए लाभदायक जरूर सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, तो जैसा कि आप लिखा है, बोर्ड पर लिखा है कि आज जो हम देखेंगे मूल को ही ज्ञात करेंगे, किसको, मूल को, लेकिन किस विधि से, अब इसको मुझे देखना है। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो आपका कोई द्विघात समीकरण दिया है, तो मान लीजिए उसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। कोई द्विघात समीकरण है, तो शुरू में जो आपका द्विघात समीकरण बनाया गया था, तो उसको गुणनखंड विधि से की सहायता से सब लोग सॉल्व कर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगा कि कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, अब उसका कोई गुणनखंड ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। यानी इसका कोई गुणनखंड ही नहीं बन पा रहा है। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तब आपके एक वैज्ञानिक आते हैं, एक गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम है श्री धराचार्य जी आते हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं हमें, और जिसके कारण मैं कोई भी द्विघात समीकरण दिया है आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग देखेंगे कि श्री धराचार्य ने जो सूत्र दिया था क्या सूत्र था, और हमें कोई आपका द्विघात समीकरण दिया है, उस द्विघात समीकरण को यदि उसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उसको लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे स्टार्ट, ठीक है। चलिए, देखिए, जैसे मैंने दो क्वेश्चन लिया हूँ, दो क्वेश्चन से यदि कंसेप्ट सीख जाएंगे आप, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप हल कर लेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया गया है, फिर दो क्वेश्चन से हम समझेंगे कैसे इसको हल करना है, और आपका जो सूत्र दिया गया था कैसे उसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपका यही, तो मैंने बता दिया सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, ठीक है। कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है द्विघात समीकरण जो आपको दिया गया है, आप इसका फैक्टर विधि से कर सकते हैं आप इसको, नहीं, क्यों, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि फैक्टर विधि में कि पहले अचर पद को खोलेंगे, किसको, जो आपको लास्ट में अचर पद मतलब क्या होता है, संख्या होता है। तो है तो संख्या इसमें भी, लेकिन जो संख्या आपका इसमें दिया गया है एक एक्स स्क्वायर गुणांक के रूप में, इसलिए आपका एक सिंगल में अचर नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं है। तो जो संख्या दिया है इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे किसमें, इसके साथ, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक जो है इसमें करेंगे गुणा करने के बाद मान लीजिए कितना है, 4 दूनी, यानी 4 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, कितना हो जाएगा, 2 × 4 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या जाएगा, 8 यानी 8। अब इस 8 का ऐसा फैक्टर कीजिए, मैं क्या समझा रहा हूँ समझिएगा, मैं अब क्लियर हो जाएगा। यानी 8 मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि में नहीं आप देखे होंगे तो पीछे वीडियो जाकर देखिए जरूर, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा जरूर। चलिए, ये 8 है जो, तो मैंने बताया कि इसका मैंने गुणा किया, अगर 8, अब ये जो 8 आ रहा है यहाँ पर, ये जो 8 आ रहा है गुणनखंड करने के बाद, गुणा करने के बाद, तो यहाँ पे 8 हो गया। आप लिखेंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 8 छिपा रहता है, अपने मन में रखेंगे, और उसके बाद आगे चिन्ह देखेंगे क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस, क्या है, माइनस, ठीक है। माइनस मतलब ये है कि आपने जो गुणनखंड प्राप्त किया है 8, अब 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, 8 का आप ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने में आपका 8 आना चाहिए, तो 1 × आप 8 कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, ठीक है। और भी गुणनखंड इसका कर सकते हैं, 2 × 4
और भी कोई इसका गुणनखंड हो सकता है? नहीं। ठीक है, और ये दो गुणनखंड आपको मिल रहे हैं, इन दोनों गुणनखंडों में से आपको एक गुणनखंड पहचानना है, या फिर दोनों गुणनखंडों में से किसी एक को पहचानिए कि यहाँ जो माइनस से घटाने पर यहाँ पे संख्या छिपा हुआ है एक है, यानी यहाँ घटाने पर जो दोनों संख्या गुणा किया गया है उसी को में से घटाने पर आपको कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यदि इसमें से मैं 1 करूँगा माइनस तो 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 7 है नहीं इसलिए आपको गलती हो जाएगा, यानी कट जाएगा। इसी प्रकार दोनों संख्या जो गुणा किया गया है इसका घटा देंगे, घटाने पर आपको कितना मिला? 2 मिल रहा है। क्या मिला? 2, इसलिए ये भी फेल होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ 1 चाहिए, कितना? 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 आ नहीं रहा, इसलिए दोनों फैक्टर क्या हुए हैं? इसलिए दोनों आपके जो आप फैक्टर गुणनखंड विधि जो आपको देखा समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर करने के बाद फैक्टर हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए अब ये नियम फेल होता है, यह नियम गुणनखंड जो आपका मेथड था यहाँ फेल हो जाता है। इसी कारण इस समीकरण को कैसे हल करें, हम इस समीकरण को हम लोग कैसे हल करें, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसको हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। तो ही हम देखेंगे कि सूत्र क्या है, उसको हम कैसे कैसे लगाते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, उसको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया सूत्र की सहायता, किसकी सहायता? सूत्र की सहायता। अब सूत्र क्या होता है भाई? तो सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सूत्र। चलिए सूत्र लिखेंगे, तब ये जो सूत्र दिया गया था किसने दिया था? तो आप बताएंगे श्रीधराचार्य, ये गणितज्ञ थे, इंडियन थे, श्रीधराचार्य के द्वारा यह सूत्र दिया गया था। इंडियन बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, चलिए आज से नहीं, सदियों से ही जो आपका इंडिया जो भारत है हमारा, सदियों से ही गुरु का एक देश है। ठीक है, गुरु का एक देश है। चलिए, तो इन्होंने श्रीधराचार्य ने क्या सूत्र दिया था आप लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस आर माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही आपका सूत्र है। क्या है? यही सूत्र है। इस सूत्र को आप नोट कर लेंगे, नोट करके इसको याद कर लेंगे कैसे कैसे एक सूत्र है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि ये आपको मिल गया, आप कैसे हल करेंगे। तो मैंने बताया था जो आपका इक्वेशन दिया है, इक्वेशन है द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये सूत्र लिखा गया है द्विघात समीकरण के मानक रूप से ही लिखा गया है। यानी क्यों? यानी आपका देखिए बी आ रहा है, ए आ रहा है और सी आ रहा है, बी ए बी सी तीनों आ रहा है। अब जो तीनों आ रहा है इसकी तुलना में कैसे तुलना करना है, आपको तुलना करके सबका मान रखना है। यानी देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण देखिए क्या है, यहाँ कितना 4 है, ये किसका मान है, कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो ये ज्ञात करेंगे हम किसकी सहायता से? द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद जो आपको मिलेगा ए बी सी का मान इसमें पुट कर देंगे, यानी रख देंगे, रख कर इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा एक्स बराबर जो आपको मिलेगा वहीं आपका द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या होता है आपको द्विघात समीकरण का मान रूप क्या होता है आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात। जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, आपका ये सब बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, मानक रूप क्या होता है इसको लिखिए। ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है। अब इसका तुलना किससे करेंगे? ये आपका जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है, इससे तुलना इससे की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, यानी या फिर इसकी तुलना इससे करेंगे। तुलना कीजिए, देखिए कैसे तुलना करते हैं, इसको ध्यान से आपको ध्यान देना है। यानी एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए है, क्या है, ए है, इसकी तुलना में इसी करूँगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, यानी एक्स के बगल में क्या है 2 है, क्या है 2 है। अब यहाँ पे एक्स के बगल में क्या था, ए था, यानी एक जगह पर क्या रखा गया है 2 रखा गया, इसलिए एक मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी लिखेंगे ए बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया, क्या 2। बात समझ में आया, तुलना करने समझ में आया। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पर है ए, इसी की जगह तो इसको रखा गया है 2 को, इसी की जगह पर इसको रखा गया है। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं कहीं पर, यदि मान लीजिए कोई आपको काम पड़ गया कहीं चले गए तो उसके तो आप भाई काम तो है तो रुकेगा नहीं, तो आपके स्थान कोई दूसरा व्यक्ति का काम करता रहेगा, तो आप आ जाएंगे फिर वो हट जाएगा। यानी इसका क्या हुआ भाई, काम तो चलना चाहिए ना। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के बगल में ए है यहाँ पर मानक रूप में, क्योंकि हर एक काम मानक के अनुसार होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक जो आपका ए है, यही आपका एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ जो रखा गया है यही किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। इसका एक, क्योंकि एक जगह पे ही रखा गया है इसको,
ठीक है। तो तुलना अब एक जिस तरह आपका एक की है उसी तरह बी कीजिए, तो बी एक्स का गुणांक जो होगा वो बी का मान होगा। ध्यान देखिए एक्स का आपका बी है, यहाँ पे एक्स गुणांक क्या है, तो जहाँ कुछ भी गुणांक न हो, जहाँ पर कुछ भी गुणांक न हो वहाँ पे एक छिपा रहता है, यानी बी का मान कितना मिल जाएगा आपको, बी का मान आपका एक मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वहीं बी का मान हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसके बाद हम सी के निकालेंगे, तो सी की जगह क्या रखा गया है, एक 4 रखा गया है, यानी 4 रखा गया है। तो सी बराबर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ देखा चिन्हों का, इसको चिन्हों का, क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो मानक रूप है इसे प्लस दिया है, क्या है प्लस, देखिए इसमें क्या दिया है, सूत्र सवाल में दिया है माइनस, तो जब माइनस रहेगा तो आप माइनस सहित लेंगे, क्या लेंगे, माइनस सहित लेंगे। ठीक है, तो आई होप बातें समझ में आ गया होगा कि तुलना कैसे किया जाता है। ए और बी सी का मान हम निकाल चुके हैं, तो ए बी सी का मान जो आपको मिला है, यही आप समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी का मान, ए बी सी का मान सूत्र में रखने तो सूत्र में रखिए यही है। अब लिखेंगे सूत्र एक्स बराबर, क्या लिखेंगे, एक्स बराबर जो इसको लिखिए माइनस बी का मान कितना मिला है आपको, एक मिला है, इसके लिए हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस करड़ी में बी का मान फिर रखेंगे, तो बी का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू ए, यहाँ ए है ना, एक मान कितना है आपको 2 है, 2 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर पूरा रखेंगे, क्या है सी है, सी का कितना मान है -2, कितना है -2। ठीक है, और पूरे के बट्टे में 2 इंटू ए है ना आपका, तो एक मान ए बराबर कितना है 2 रख देंगे यहाँ। अब इसको हल कर दीजिए, हल करिए हल को इसको, तो -1 तो इसे रखिए, प्लस और माइनस, ये करनी वाला जो चीज़ है इसको हल कर लीजिए पहले पर। एक कवर क्या होता है, एक कवर एक ही होता है, अब माइनस गुणा करेंगे क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका आप संख्याओं गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा 32, और बटे में 2 दूनी 4, तो एक्स बराबर आपको यहाँ इसका कि फिर से हल कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए तो हल करिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा -1 प्लस और माइनस करनी में, अब देखिए यहाँ कितना है 1 है, और ये 32 है, जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, क्या है 33, और बटे 4 हो जाएगा, क्या है 4। ठीक है, अब देखिए इसको आप हल कर सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि जो करनी मान आया हुआ है इसका आप वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसका वर्गमूल यदि निकल जाता तो आप इसको सवाल को आसान तरीके से लगा सकते हैं। निकलने तो निकल जाएगा वर्गमूल, लेकिन आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि यक्ष का मान जो आएगा 2 मान आएगा, क्या ना 2 मान, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 घात है, इसलिए यक्ष का मान भी 2 ही आएगा, यानी मूल कितने होने चाहिए, 2 आना चाहिए। आपको दिख रहा है 2, हाँ दिख रहा है, क्यों, कैसे, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस मतलब जो चिन्ह दिया है इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है यहाँ 2 बार लिखा जाएगा, कैसा 2 बार, पहली बार लिखेंगे प्लस को लेकर और दूसरी बार लिखेंगे माइनस के साथ, यानी 2 मूल मिलना चाहिए, तो 2 मूल मिल जाएगा, यानी लिखेंगे एक्स बराबर, एक बार माइनस लीजिए -1 और यहाँ से प्लस लेंगे, यानी तो आपका सूत्र का हो गया, ये आपका प्लस है, प्लस ले लेंगे 33/4, आपका ए मूल पहला हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा लेंगे, तो एक बार ये आपने प्लस लेकर कहा, और एक बार एक्स बराबर क्या लेंगे माइनस लेंगे, इसको -1 लिखेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, और करीब में 33/4, ये दूसरा मूल हो जाएगा। कैसे, जब मैंने चिन्ह लिया क्या माइनस, तो यही दोनों आपको क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मूल, तो आपका यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों मूल आपको मिल गया, दोनों मूल आपके मिल गए। ठीक है, तो आई वो बातें समझ में आ गया होगा कि मैंने इस सवाल को कैसे लगाया, आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि जो सूत्र होता है सूत्र को मैं याद करूँ, क्या करूँ याद, तो 2 बार 4 बार इसको लिख लीजिएगा, लिख कर याद करिए, याद करने के बाद बस कुछ दिक्कत नहीं है। ABC का मान तुलना करेंगे, कैसे तुलना करेंगे, जो आपका देखा समीकरण का मानक रूप है उससे तुलना करके ABC का मान निकाल लेंगे, ABC का मान जो मिलेगा आपको उसको हम समीकरण जो आपका सूत्र दिया है उसमें रख देंगे, रख कर उसको हल कर लेंगे, और लास्ट में आएगा जब आपका हल हो जाएगा तो उसके बाद एक बार प्लस मान लेंगे, प्लस लेकर हल करेंगे तो एक मूल निकल जाएगा, और दूसरी बार माइनस लेकर हल करेंगे तो दूसरा मूल निकल जाएगा। ठीक है, तो आई वो बातें समझ में आएगा होगा, एक सवाल से मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेकर करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपको लेकर करिए, तो जस्ट इसी तरह इसको भी करेंगे आप, bx प्लस में c है, ठीक है बराबर 0, यही मानक रूप है, क्योंकि मानक हर बार इस सवाल को जब भी लगाएंगे अब मानक रूप से तुलना करके ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल है, इसको करना है आपको, तो है तो यही चीज़, लेकिन डिफरेंट क्या हो गया, यहाँ क्या था माइनस, वहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको हल करिए, तब अभी इसको हल करेंगे
तो हल करिए। तो यदि आप गुणनखंड कर पा रहे हैं इसका तो कर लीजिए उसी विधि से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और नहीं हो पा रहा है तो सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, चलिए करिए। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 का मैं थोड़ा सा गुणनखंड से बता दे रहा हूँ। तो 4 का 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का इसका गुणनखंड में कीजिए, क्योंकि जोड़ने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना 1, तो 1 × 8 = 1 हो जाएगा। 2 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए जोड़ने में आपका 1 आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है? 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जा रहा है, 9 है नहीं, इसलिए गलती हो जाएगा। इसी पर इसको जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है नहीं, इसलिए भी आपका गुणनखंड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो सूत्र से लगाएंगे, तो सूत्र ही लगाएंगे जो आपका सूत्र था, इसी से मैं डायरेक्ट तुलना करूँगा। अब आइए एक मान कितना होगा, तो इस समीकरण से तुलना करिए इसको। यानी मान को क्या है, x² प्लस में bx प्लस में c = 0 है। तुलना कीजिए तो x² का जो गुणांक होगा, x का गुणांक जो होगा वही किसका मान हो जाएगा, a का। कितना, a का। यानी ये बराबर करना 2 मिल जाएगा। x के बगल में जो होगा b का मान हो जाएगा, यानी यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो x का गुणांक b है और x गुणा यहाँ a है, 1 है, तो b बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस पर c का स्थान क्या रखा गया है, 4 रखा गया, तो c बराबर कितना मिल जाएगा, 4। तो ये भी c के मान हमको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो आपको ये मान मिला हुआ है इस समीकरण में रख दीजिए। यानी x बराबर जो आपका सूत्र है इसको लिखेंगे, अब कड़ी में b² - 4ac अपॉन में क्या लिखेंगे, 2a रख दिए सूत्र में। माइनस लगाएंगे सूत्र का, b का मान कितना है, 1 है, 1 रखेंगे, प्लस और माइनस कड़ी में b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आपका a का मान कितना मिला है, 2 मिला है, 2 रखिए। ठीक है, और उसके बाद इंटू c का मान कितना मिला है आपको, 4 रख दीजिए, पूरे को बटा 2a एक मान कितना मिला है आपको, 2 मिला है, 2 रख दीजिए, -1 प्लस और माइनस करड़ी में 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, माइनस गुणा जाते तो 16 1 7 के 16 दूनी 32 हो जाएगा, और पूरे के बटा में 2 दूनी 4, यानी x बराबर इतना। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो x बराबर -1 प्लस और माइनस करड़ी में, अब देखिए 32 से घटाएंगे कितना बचेगा, 31 बचेगा। क्या बचेगा, 31, लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो मैंने बताया है कि आपको जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है मैथ का भंडाफोर में, मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ कि चिन्ह कौन रखना है कौन नहीं रखना है। ठीक है, तो 32 से ये संख्या बड़ा है, इसके सामने चिन्ह है, इसलिए बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह हम रख देंगे, यानी माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस बटे में 4। ठीक है, चलिए अब ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है, अब देखिए करड़ी में आपका माइनस आ रहा है, क्या आया, माइनस। तो जब कोई संख्या किसी संख्या का करड़ी में माइनस आ रहा है तो वहाँ कैसी संख्या होती है, वहाँ आपकी अवास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, अवास्तविक, यानी वास्तव में आपको वहाँ नहीं मिलेगा, बस इसका कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो कड़ी के अंदर में माइनस आ गया, माइनस आने के कारण यह संख्या जो मिलेगा, द्विघात समीकरण का जो मूल मिलेंगे वहाँ पे वास्तविक नहीं मिलेंगे, बात समझ में। तो वास्तविक जब नहीं मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं, x का दोनों मूल निकाल लीजिए, तो एक बार प्लस लीजिए -1 और एक बार प्लस लेकर -31 और बटे में 4, दूसरा आप प्लस लेंगे, सॉरी ये तो -1 और फिर माइनस करड़ी में -31 और बटे में 4। यही आपको दोनों मूल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके क्या है, काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक मूल है। ठीक है, काल्पनिक मूल है, यानी इसकी बस कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये मूल आपके नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आई होप बातें समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण को हम सूत्र की सहायता से कैसे उसको हल करते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको मानक रूप से तुलना करिए, ABC का मान निकालिए, सूत्र में रख के उसको हल कर दीजिए। यदि करड़ी के अंदर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वहाँ आपको अवास्तविक मूल हो जाएंगे, अवास्तविक मूल होने के कारण वहाँ आपका वास्तव में मिलेगा नहीं, इसलिए जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस बस आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खाए पिए टंज रहिए। ठीक है, जब का माई बाबू आपको पढ़ा रहे हैं, माता पिता आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तब तक अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आप टाइम फालतू को वेस्ट न कीजिए, अपना समय सही से दीजिए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वास्तव में यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। यदि नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी पूरा जो है आपका बोर्ड का आपके साथ रहने वाला हूँ। ठीक है, यानी बोर्ड का मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा पूरा गणित में, और उसके बाद गणित में कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपका जब खत्म हो जाएगा सिलेबस, जब सिलेबस कोशिश कर रहा हूँ जल्दी खत्म होने के लिए, जल्दी हो जाएगा, आप तैयारी करते रहिए। तो प्रीवियस ईयर का जो हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन हल करेंगे
तो इस तरह का जब आएगा तो हम फटाफट लगाएंगे, ठीक है। तो अभी बताया जा रहा है कुछ पूरा चैप्टर वाइज, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्या शुरू करेंगे, आंसर चालू करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा, रिविजन आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हमेशा हंसते खुदते रहिए और थोड़ा सा पढ़ाई भी अपना ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो बात इसी रखता हूँ। जय हिंद।